हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ओडीई का। सीएसआर नेट जून 2024 वाले एग्ज़ाम में जो पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा गया था 4.75 मार्क में। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमें पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि x1t x2t सॉल्यूशन दे रखे हैं गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के। तो देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो रखा है, तो ये ई की पावर माइनस टी इंटू में डी एक्स वन बाई डी टी है, और ये वाला भी ई की पावर माइनस टी इंटू में डी एक्स टू बाई डी टी है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू, और ये वाला इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वन माइनस ऑफ एक्स टू, और साथ में हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है एक्स वन एट जीरो इज इक्वल टू वन, एक्स टू एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें ये वाला 2x2 का सिस्टम दे रखा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, साथ में क्या बोल रखा है, इस वाले सिस्टम के लिए हमें ये बोला गया है कि आर ऑफ टी इज इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर। तो ये पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कि अगर एक्स वन एक्स टू आर टी टेंड करेगा जीरो को एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर ऑफ या फिर आर ऑफ आर की वैल्यू log ऑफ टू के ऊपर क्या होगी, वो पूछा गया है इन दोनों ऑप्शन में। और फोर्थ वाले ऑप्शन में पूछा गया है कि ई की पावर टी इंटू जो आर टी है वो जीरो को टेंड करेगा अगर इन्फिनिटी को टेंड करता है तो। ठीक है, तो हमें देखना है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ से ये वाला जो सिस्टम है इसको सोल्व करके फिर हम x1 x2 की वैल्यू पुट करके देन हम r के ऊपर कंडीशन चेक करें कि ये कैसे इन्फिनिटी को जाएगा या फिर जीरो पे जाएगा, किस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हमें चेक करनी है। तो जो हमने इसका जो सॉल्यूशन किया है यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी ब्लर दिख रही थी स्टेटमेंट, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो अगर यहाँ पर देखो इनटू में लेफ्ट साइड में ई की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई था दोनों साइड, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट साइड में लेके जा सकते हैं, ई की पावर माइनस टी को उधर लेके जा सकते हैं, तो ये ई की पावर टी बन जाएगा उधर जाके। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स वन बाई डी टी इज इक्वल टू ई की पावर टी इंटू में माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू, डी एक्स टू बाई डी टी इज इक्वल टू ई की पावर टी इंटू में माइनस ऑफ एक्स वन माइनस ऑफ माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, और आर हमें ये दे रखा था साथ में। ठीक है, तो जब हम अगर आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें आर के ऊपर ही कंडीशन निकालनी है। तो देखो, हमें आर के ऊपर कंडीशन निकालनी है, तो हम कुछ ऐसा कोशिश करें कि हमारा आर है वो टी की टर्म्स में आ जाए, एक्स वन और एक्स टू हमारे एलिमिनेट हो जाए, और हम आर को क्या करें, टी की फॉर्म में ले आएँ, टी की टर्म्स में ले आएँ, क्योंकि आर है वो एक्स वन एक्स टू की टर्म में है, और एक्स वन एक्स टू टी के टर्म्स में आएंगे, क्योंकि एक्स वन और एक्स टू दोनों ही टी के फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि हम आर को टी की टर्म्स में लिखें, मतलब कि सॉल्यूशन जो आर है, आर की वैल्यू टी की फॉर्म में निकालें टी की टर्म्स में, और फिर वहाँ पर जो हमें जो इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं एक्स वन एट जीरो एक्स टू एट जीरो, उन चीज़ों की का यूज करके फिर हम क्या करें, टी को जीरो पुट करके फिर हम कुछ कांस्टेंट वगैरह है उनकी वैल्यू निकाल करके फिर हम आर को निकाल पाएँ, और देन हम आर के बिहेवियर को चेक कर पाएँ। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, आर स्क्वेयर अगर हमने निकाल लिया, तो अगर हम दोनों साइड, क्योंकि देखो ये हम अब डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, डेरिवेटिव करने का भी आइडिया हमें इसी चीज़ से मिला है कि यहाँ पर ना हमें ये डी एक्स वन बाई डी टी डी एक्स टू बाई डी टी इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इसलिए हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू आर इंटू डी आर बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो टी है। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स वन इंटू डी एक्स वन बाई डी टी प्लस 2 इंटू एक्स टू इंटू डी एक्स टू बाई डी टी, तो 2 कैंसिल हो जाएगा पूरे में से, तो ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो एक्स वन डी एक्स वन बाई डी टी और डी एक्स टू बाई डी टी, इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हमें सिस्टम वन से पता है, ये कितना बना है, ई की पावर टी इंटू माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू और ई की पावर टी इंटू माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू, तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो एक्स वन को तो एज इट इज़ रखा, साथ में ये वाला एक्स वन जो था और इस डी एक्स वन बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, ये वाला एक्स टू था इसको एज इट इज़ रखा, और साथ में डी एक्स टू बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है,
तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, पूरी इक्वेशन में से ई की पावर टी कॉमन निकल आएगा। पूरी इक्वेशन में से जब मैंने ई की पावर टी को कॉमन निकाला तो ये यहाँ से x1 की मल्टीप्लाई हो गई माइनस x1 स्क्वायर बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस के x1 इंटू x2 बन गया, और ये वाला इसके साथ तो माइनस x1 इंटू x2 बन गया, तो ये वाला इसके साथ तो माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, ई की पावर टी इंटू में ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो ये बन गया r इंटू डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ई की पावर टी इंटू माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ें हमें मिल गई। अब ये माइनस को बाहर निकाल लो तो ये बन गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अब ये देखो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये तो r स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, x1 और x2 को एलिमिनेट कर दिया। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से इसकी जगह पर हमने आर स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो यही x1 और x2 को एलिमिनेट करने के लिए हम ये सब प्रोसीड कर रहे थे। तो यहाँ से क्या मिल गया, r इंटू डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर टी इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि आर और टी में है ये वाली इक्वेशन, तो हम आर की जो टर्म्स है उनको एक साइड करेंगे, टी के टर्म्स को एक साइड करेंगे। हम कर सकते हैं यहाँ से इजीली वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, पहले तो हमने आर को कैंसिल किया यहाँ से, तो माइनस ऑफ आर इंटू ई की पावर टी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से डी आर के डिवाइड में आर आ जाएगा, तो ये डी टी उस साइड चला जाएगा, तो माइनस ऑफ ई की पावर टी डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर टी इंटू डी टी। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, लोग ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर टी का, तो ई की पावर टी ही रहेगा, प्लस में एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने टी को जीरो क्यों पुट किया, देखो क्योंकि हमें x1 की वैल्यू जीरो पे दे रखी है, x2 की वैल्यू जीरो पे दे रखी है। जो गिवन क्वेश्चन था उसमें देखो x1 की वैल्यू जीरो पे 1 दे रखी है और x2 की वैल्यू जीरो पे 0 दे रखी है। देखो ये वाली जो कंडीशन दे रखी है, x1 की वैल्यू जीरो पे 1 और x2 की वैल्यू जीरो पे 0। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, टी को जीरो पुट किया है, ताकि जब हम टी को, एक मिनट यहाँ पे आगे है, जब हम टी को जीरो पुट करेंगे तो हम आर की वैल्यू जीरो पे निकाल पाएंगे। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हम, क्योंकि ये एक्स वन जो है वो भी टी का फंक्शन है, x2 है वो भी टी का फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर एट जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 एट जीरो का होल स्क्वायर प्लस x2 एट जीरो का होल स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, जब r एट जीरो इज इक्वल टू x1 एट जीरो का होल स्क्वायर प्लस x2 एट जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 एट जीरो, उसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, x2 एट जीरो की वैल्यू 0 दे रखी है तो 0 का स्क्वायर 0 बन जाएगा, तो r एट जीरो हमें 1 मिल जाएगा ओवरऑल। तो r एट जीरो 1 मिल गया, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो log ऑफ r एट जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर 0 प्लस सी बनेगा थर्ड वाली इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो। सो बाय थर्ड log ऑफ r एट जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर 0 प्लस के सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, r एट जीरो की वैल्यू तो हमें 1 मिली है, तो log ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर 0 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो माइनस 1 प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, log ऑफ 1 तो 0 बन जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी, दैट मीन सी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, अब सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो ये वाली इक्वेशन में, तो सी पुट करेंगे तो log ऑफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस के ई की पावर टी हमें मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, तो log ऑफ आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर टी, दैट मीन्स हम यहाँ पर जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाएंगे दोनों साइड तो हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर टी। ठीक है, तो अब हमें r मिल गया t की टर्म्स में। ठीक है, तो जब हम t को इन्फिनिटी ले जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी ले जाएंगे, वो वाली चीज़ें अभी हमें देखनी है। ठीक है, तो जब हम t को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो r कहाँ जाएगा, हमें वो चेक करना है। तो देखो जो यहाँ पर जब हम t को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे, ठीक है, तो e की पावर जो t होगा वो क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनता है। जब t इन्फिनिटी होता है तो e की पावर t भी इन्फिनिटी होता है, लेकिन माइनस ऑफ e की पावर t। ठीक है, माइनस ऑफ ई की पावर टी वहन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक मिनट, ये क्या बनेगा, ये क्या टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये माइनस ऑफ की ई की पावर टी है, ठीक है, तो 1 माइनस के ई की पावर टी, तो जो ये वाली टर्म जो होगी 1 माइनस के ई की पावर टी, ये क्या
इस तरीके से कुछ 1 माइनस इन्फिनिटी टाइप, ये भी क्या जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो ई की पावर में ये पूरी वाली टर्म है ना, ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है, तो हमें ओवरऑल क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी टाइप, जो कि 0 पे जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब हमारा टी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तब हमारा जो आर है वो 0 को टेंड कर रहा है, यही वाली चीज़ हमें देखनी थी। तो यही वाली चीज़ लिख रखी है कि जब टी इन्फिनिटी को जाएगा तो माइनस ऑफ ई की पावर टी माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो 1 माइनस ऑफ ये करेंगे, तो इन माइनस इन्फिनिटी में 1 ऐड होगा तो भी वो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। तो दैट मीन्स आर ऑफ टी होगा वो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0, तो वो 0 को टेंड करेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो हमारा सही हो जाएगा कि जब टी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो आर 0 को टेंड कर रहा है। यही ऑप्शन नंबर 1 जो फर्स्ट ऑप्शन था, ए ऑप्शन, उसमें बोला गया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है। अब हमसे सेकंड और थर्ड ऑप्शन में क्या पूछा गया था, आर की वैल्यू log ऑफ 2 के ऊपर। तो आर की वैल्यू log ऑफ 2 के ऊपर, तो ई की पावर 1 माइनस में ई की पावर यहाँ पर टी था, तो टी की जगह पर log ऑफ 2 पुट कर दिया हमने। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ई की पावर log ऑफ 2 है, ई की पावर log ऑफ इस लोगरिथम इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 आ जाएगा, तो ई की पावर में क्या आ जाएगा, -1, तो जो कि सेकेंड ऑप्शन में बोला गया था। और थर्ड ऑप्शन में 2 इंटू की पावर -1 बोला गया, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो भी डी ऑप्शन में हमें बोला गया था कि आर इंटू ई की पावर टी किसको टेंड करता है, जब टी इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो आर इंटू ई की पावर टी करेंगे। तो जो ई की पावर टी, तो ये ऐसे लिख दिया, आर की वैल्यू कितनी आई थी, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर टी, ठीक है। तो जब टी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, तो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म हमारी पूरी किसको जा रही थी, 0 को टेंड कर रही थी, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारी 0 को टेंड कर रही थी, जब टी इन्फिनिटी को जा रहा था, तो ये वाली टर्म हमारी 0 पे टेंड कर रही थी, जो आर वाली जो टर्म है, ठीक है। तो इनटू में साथ में हमें ई की पावर टी को और देखना है, तो जो ई की पावर टी है, ई की पावर टी किसको टेंड करेगा, जब टी इन्फिनिटी पे जाएगा तो ई की पावर टी किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ई की पावर टी इन्फिनिटी पे जाता है, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, इन्फिनिटी इंटू 0 बनेगा, ठीक है। तो आर इंटू ई की पावर टी वो इन्फिनिटी इंटू 0, दैट मीन्स 0, तो ये भी किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा जब टी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आर इंटू ई की पावर टी टेंड्स टू 0 एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि फोर्थ ऑप्शन में बोला गया था, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन भी सही है, ठीक है। तो अभी हम इन ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ पर जो लिखे गए थे। ओवरऑल कंक्लूजन हमारी ये निकला, देखो फर्स्ट में हमें लिखा था कि आर 0 को टेंड करता है, जैसे टी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। सेकंड वाले में हमें आर की वैल्यू log ऑफ 2 पे ई की पावर -1 आई थी, ये वाली तो नहीं आई थी, तो ये वाली वैल्यू गलत है, ये वाला ऑप्शन थर्ड वाला। और फोर्थ वाले में ये आया था कि आर इंटू ई की पावर टी 0 को टेंड करेगा जब टी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इसका आंसर था ए, बी और डी, ठीक है। ये वाले तीनों इसके आंसर थे और सी वाला इसका गलत था, ठीक है। ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर हम x1 x2 निकालने लगते हैं, क्योंकि हमारा ये वाला सिस्टम ना ऑटोनोमस सिस्टम नहीं है, जो हम मैट्रिक्स बना के करते थे ना कि हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ये वाला जो टी है ना, ई की पावर -t वाली टर्म, अगर ये वाली टर्म इधर ना होती, ठीक है, ये वाली टर्म ना होती, सिंपली हमें ऐसे दिया हुआ होता कि dx1/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस x2, dx2/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 माइनस x2। अगर सिर्फ ये दिया होता तो हम इसकी मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स बना के आइगन वैल्यूज़ निकाल के उनकी हेल्प से हम आइगन वेक्टर निकाल के जो सॉल्यूशन लिखते थे, उस फॉर्मेट में बिल्कुल आराम से हम x1 x2 इजीली निकाल लेते। फिर हम आर में यहाँ पर जो आर के साथ जो रिलेशन है इसमें पुट कर देते, आराम से हमारा काम हो जाता, ठीक है। तो हमें आराम से पता चल जाता। पर यहाँ पर क्या दिया हुआ था, हमें नॉन ऑटोनोमस सिस्टम दिया हुआ था, क्योंकि हमें साथ में ई की ये जो नॉन ऑटोनोमस सिस्टम में क्या होता है, हमारी मैट्रिक्स जो होती है उसके अंदर भी टी की टर्म्स आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर जब हम इसको उधर लेके गए थे, ई की पावर वाली जो टर्म्स थी, तो ये राइट साइड में जाके ई की पावर टी मल्टीप्लाई में आ गया था, इस टर्म के भी और इस टर्म के भी। तो यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स है ना, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है जो बनेगी x1 x2 के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनती थी, वो हमारी एक कांस्टेंट टर्म्स वाली मैट्रिक्स नहीं बनेगी। वहाँ पर हमें ये ई की पावर टी, ई
माइनस ई की पार्टी, ई की पार्टी, ऐसे करके ये वाली चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से वो वेरिएबल कोफिशिएंट वाला केस बन जाएगा, तो वो वाली हमें सोल्व करना दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमने पढ़ा है ऑटोनोमस सिस्टम को सोल्व करना, जहाँ पर ये वाला जहाँ पर हमारे पास ये वाली चीज़ें हैं कि हमारी मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ ही बननी चाहिए, तब हम सोल्व कर पा रहे थे उसको मैट्रिक्स मेथड से। तो इसलिए हम इसको उस मेथड से सोल्व नहीं कर सकते कि एक बार देखते ही हमें यही लगता है कि ये वाला तो भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन से है, हम तो इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में बना के आइगन वैल्यूज़ वगैरह निकाल के कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो वो वाली चीज़ नहीं होगी, इसीलिए तो इन्होंने साथ में आर के साथ ये रिलेशन दे रखा है कि अगर हम ये चीज़ सोचने लगे ना कि x1 निकालेंगे x2 निकालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, x1 x2 निकाल के यहाँ पर पुट करके सोल्व करना एग्ज़ाम में सोल्व नहीं हो पाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन है हमारा ये। तो हमें सिर्फ उस मैट्रिक्स वाली चीज़ें और उन चीज़ों पर कौन रेस्ट्रिक्ट होकर नहीं चलना है। जब हमें नॉन ऑटोनोमस सिस्टम अगर दे देंगे तो वो कुछ इसी तरीके का देंगे जो हमें यहाँ से सोल्व करके, जैसे अभी हमने डेरिवेटिव किया आर में से, हम मतलब हमें जो x1 x2 दे रखे थे उनको एलिमिनेट करके हम आर को टी के टर्म्स में लेके आए, तब हमने जो आर और टी में वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्मल बनी जो वहाँ से हमने सोल्व किया, उस तरीके से हमने सॉल्यूशन निकाला। तो ये वाली चीज़ें हम तभी हो पाएंगी जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो कई चीज़ों में, कई क्वेश्चंस में ऐसे होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले में हमें पूरी वो मैट्रिक्स वगैरह भी नहीं बनानी पड़ती, डायरेक्ट हमें दो इक्वेशन कुछ ऐसी दे रखी है, dx1/dt dx2/dt, एक में सिर्फ x1 दे रखा है, एक में सिर्फ x2 दे रखा है, मतलब इक्वल टू सम x1 इक्वल टू x2, इस तरीके से। तो हम दोनों इक्वेशन में कुछ रिलेशन पूछा हुआ था हमें डायरेक्टली, मतलब x1 x2 में कुछ रिलेशन पूछा हुआ होता है, तो हम कई बार ऐसे करते हैं डिवाइड कर लेते दोनों इक्वेशंस को, वहाँ से x1 x2 में कुछ रिलेशन बन जाता है। तो हमें देखना पड़ता है कि जिस तरीके से हमें पूछा गया है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम कौन किस तरीके से प्रोसीड करना है, हमें वो वाली चीज़ देखनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देखते कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है चलो मैट्रिक्स बनाते हैं ऐसे करते हैं, तो हमें एक बार पॉज लेके देखना पड़ता है अपने क्वेश्चन को, और इसी तरीके से जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे क्वेश्चन कम टाइम में और ईज़िली एक्यूरेसी के साथ सोल्व हो पाएंगे। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक पार्ट बी में जो क्वेश्चन पूछा गया था और एक पार्ट सी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों ही। तो अगले लेक्चर में हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाले ही टॉपिक को रिवाइज करेंगे अपने क्वेश्चन के करके, और उनके बेस पे हम अपने उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।